नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री के 12th के केमिस्ट्री के 5th चैप्टर, जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक यानी कि जिसको आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हो बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चन को मतलब लगभग निपटा ही दिए, तो 2-4 क्वेश्चन बाकी थे, ठीक है ना। अगर आप लोग करना चाहो तो उसको कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का मतलब आप लोग कमेंट में जाके ये कहते हो कि सर इस क्वेश्चंस को भी करा दीजिए, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी करा दूंगा। बाकी आप लोग राजीव क्वेश्चन बैंक जरूर यूज करते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बेटा आप लोग जब राजीव क्वेश्चन बैंक यूज ही करते हो तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि उसके सॉल्यूशंस भी बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं बेटा, ठीक है। आप लोग वहां से भी सॉल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को। मतलब आप अपनी पढ़ाई में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए राजीव क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि हम लोग पढ़ाई मतलब अच्छे तरीके से किए हैं, अपने कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं, या फिर किसी चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए बेटा हम लोग क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बात करते हो। उपसह संयोजन यौगिक की अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, उपसह संयोजन यौगिक की बात करते हैं। तो उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं ना, वो एक ऐसे साल्ट होते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम बोले तो उपसह संयोजन यौगिक लवण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लवण होते हैं। एक ऐसे साल्ट होते हैं जो आपस में बंध तो बनाते हैं, बंध के साथ साथ उपसह संयोजन मंडल भी बनाते हैं। मंडल बोले तो स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर भी बनाते हैं, यानी कि बंध तो रहता है, उनके साथ साथ एक स्फीयर भी लगा रहता है। सीधे सीधे बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स यौगिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जटिल यौगिक या जिसको सम्मिश्र यौगिक कहते हैं, जटिल यौगिक कहते हैं। तो उपसह संयोजन यौगिक सम्मिश्र यौगिक होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के लवण होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन यानी कि उपसह संयोजन मंडल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे बेटा, समझाना चाहेंगे कि उपसह संयोजन यौगिक बनते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम अगर बात करें उपसह संयोजन यौगिक के बनने की, सही, अगर हम उपसह संयोजन यौगिक के बनने की बात करते हैं तो हम दो प्रकार के लवण को यूज करते हैं। एक है लवण ए और दूसरा है लवण बी। इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं किसी बर्तन में, मिक्स करके उसको गर्म करके, मान लो यहाँ पे ए और बी मिक्स है, इनको गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट दे करके इसको गर्म करके फिर इसको ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर इसका क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, क्रिस्टल की अवस्था में बन जाते हैं, यानी कि इसके क्रिस्टल रवे बन जाते हैं, ठीक है बेटा। अब जब इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, तो ये क्रिस्टल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है दुई लवण का बनता है, और दूसरा होता है बेटा उपसह संयोजन यौगिक का। किसका होता है बेटा, उपसह संयोजन यौगिक का होता है, ठीक है बेटा। मैंने आपके सामने लिख दिया, इसको लिख लीजिए। बाकी उपसह संयोजन यौगिक कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए आ जाइए बेटा, मिटा दिया जाए इसको, हाँ मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी उपसह संयोजन यौगिक को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया उपसह संयोजन यौगिक, कौन सा ले लेते हैं बेटा, आपको दिया गया है K4, ठीक है, K4 स्फीयर में Fe, फिर क्या दे रखा है बेटा, Cn दे रखा है, होल 6 दे रखा है, स्फीयर के बाहर आयन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, आयन दे रखा है। मान लीजिए कितना आयन ले लेते हैं बेटा,
हम लोग आयन ले लेते हैं, मान लो 2 आयन, 2 नेगेटिव आयन दिया गया है। तो इसमें हम लोग को बताना ये है, इसमें हम लोगों को बताना ये है कि इसमें कौन क्या क्या है। चलिए आ जाइए जरा, आ जाइए बेटा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है केंद्रीय परमाणु। क्या होता है बेटा? ये केंद्रीय परमाणु होता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा? ये होता है उपसह संयोजन स्फीयर, या इसको उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। उपसह संयोजन मंडल यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको। ठीक है बेटा। और ये जो है, ये जो 6 लिखा है Cn के बाहर, Cn को 6 लिखा है ना बेटा, ये क्या होता है बेटा? ये होता है लिगंड। क्या होता है बेटा? ये लिगंड है, यानी कि जिसको दंतुर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इसको तो दंतुर कहते हैं। ये जो Cn लिखा है ना, इसको दंतुर कहते हैं, लिगंड कहते हैं। इंग्लिश में लिगंड कहते हैं और हिंदी में दंतुर कहते हैं। और ये जो 6 लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है उपसह संयोजन संख्या। क्या लिखा है बेटा? उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या लिखी है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। और ये जो लिखा है, ये काउंटर आयन लिखा है। क्या लिखा है बेटा? काउंटर आयन लिखा है। काउंटर आयन जो होता है, ये भी होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। जो काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन का मतलब ये आयन को निर्देशित करेगा कि इस पे कितना चार्ज होना चाहिए। कम ज़्यादा कौन करता है बेटा? जो बाहर होते हैं इस पे चार्ज, यानी कि आवेश को अगर सीधे सीधे बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को कौन कम ज़्यादा करता है बेटा? ये जो काउंटर आयन होता है। ये काउंटर आयन ये और ये सेम है, यानी कि यही डिसाइड करता है कि इस पे कितना आयन होता है। कभी कभार इस पे नहीं लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता है, बस यही दिया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, सिर्फ यही दिया जाता है। आयन लिख देते हैं सीधे सीधे, इसको आयन है ये। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया है बेटा, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़ते मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु अथवा आयन किसी उपसह संयोजक सत्ता का वह परमाणु जो अपने साथ अन्य परमाणु या समूहों लिगेंडों को जोड़कर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। अरे वही तो है, ये है केंद्रीय परमाणु जो यहाँ पे लिखा है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, क्या निकालना है बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ही लिख देते हैं। जब हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है बेटा, तो मान लीजिए आपको दिया गया है, जैसे यही ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, हाँ यही ले लेते हैं कि आपको दिया गया है कॉपर जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, फिर Cn का होल 4 दिया गया है। ठीक है, और इस पे काउंटर आयन 3 नेगेटिव दिया गया है। कितना नेगेटिव दिया गया है बेटा? 3 नेगेटिव दिया गया है। अब इसमें आपसे पूछ ले कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछ लिया जाए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉपर की अगर हम बात करें तो इसको आप यक्स लिख दो। ठीक है, जिसका भी निकालना है आप
उसको यक्स लिख दो। क्या लिख दो बेटा? यक्स। फिर प्लस लिखो। इसका Cn पे कितना नेगेटिव होता है? एक नेगेटिव होता है। मुझे डिटेल में क्लास नहीं लेने दिया गया बेटा, नहीं तो मैं पूरा पढ़ाता। ठीक है, मैं अपने मर्जी का मालिक नहीं बन पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर पढ़ाऊँ तो पूरा कंप्लीट पढ़ा देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं, पर हमें कुछ ऑर्डर्स को भी फॉलो करने होते हैं। ठीक है बेटा, और आप लोग अगर और भी ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो और भी ज़्यादा कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हो तो आपने ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को भी बुक को तो यूज ही करते होगे, उसमें सारा कुछ डिटेल में दिया गया है बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इस पे ये कितना है इसकी संख्या बेटा? ये 4 है, तो 4 लिख देते हैं। इनटू इस पे कितना नेगेटिव होता है? 1 होता है। प्लस, अब प्लस नहीं लगाएंगे, अब कुछ नहीं बचा है तो प्लस नहीं लगाएंगे। बराबर में कितना आयन दिया गया है बेटा? -3। कितना लिखेंगे बेटा? -3 लिखेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा यक्स, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो -4 बराबर -3। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब क्या होगा बेटा? ये माइनस इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा +1। क्या बचेगा बेटा? +1। यानी कि यहाँ पे पर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1 की है। कितनी है ऑक्सीकरण संख्या बेटा? +1 की है। ठीक है बेटा? हाँ सर, इस तरह से आप केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हो बेटा। ठीक है यार क्या बात करते हो। ठीक, चलिए आरपी द जीनियस बॉय, आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। आ जाइए बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं उपसा संयोजन यौगिक। उपसा संयोजन संख्या हम लोगों से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम लोगों ने केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं बेटा? उपसा संयोजन यौगिक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? उपसा संयोजन यौगिक की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओहो हो, मेरा नाम बेटा आरपी द जीनियस बॉय है, कहीं भी सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा। अगर हम उपसंयोजन संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। जब आप उपसंयोजन संख्या को निकालने जाते हो, ठीक है बेटा, जब आप उपसंयोजन संख्या को निकालने जाते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उस केस में आपको करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो लिगेंड की संख्या होती है, ठीक है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर हमें लिखना पड़ेगा उपसंयोजन संयोजन मंडल में उपसा संयोजन मंडल में किसका बेटा? उपसा संयोजन मंडल में ध्यान दीजिएगा दंतुरों यानी कि लिगंड की संख्या उपसा संयोजन संख्या कहलाती है। दंतुरों की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। आ जाइए जरा हम लोग बात कर लेते हैं उपसा संयोजन संख्या कहलाती है तो उपसा संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है K4 और दिया गया है FeCN का होल 6, ठीक है। यहाँ पे CN ना लिख के हम लिख देते हैं, मान लीजिए आपको अमोनिया दिया गया है, क्योंकि दंतुरों पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का दंतुर है। अगर एक दंतुर है, द्विदंतुर है, बहुदंतुर है या फिर उभय दंतुर है। अगर एक दंतुर है तो उसमें अगर लिगंड की संख्या 1 है तो एक ही लिगंड माना जाएगा, 2 है 3 है तो जितना संख्या रहेगी लिगंड की तो वह है उतना ही लिगंड माना जाएगा। द्विदंतुर लिगंड है
तो यानी कि अगर वो एक ही लिगेंड है तो उसको दो ही मानते हैं। कितना मानते हैं बेटा? दो ठो मानते हैं। यानी कि वहां पे कोऑर्डिनेशन संख्या उपसा संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। ठीक है ना। तो बहुदंतुर में क्या होता है बेटा? बहुदंतुर में हमें ये देखना पड़ता है, बहुदंतुर में हमें ये देखना पड़ता है कि किस किस साइड से जुड़ सकता है। यानी कि वहां पे हमें ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ से ये आयनित हो सकता है, कौन से इसका परमाणु है जो आयनित हो सकता है। तो जितने आयनित हो सकते हैं बहुदंतुर में, उतने दंतुर वो बनाता है। ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए बेटा, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपको अमोनिया दिया गया NH3 का होल 6, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो आप इसमें कितना बताओगे कि इसका उपसा संयोजन संख्या कितना है? 6 है। कितना है बेटा? 6 है। क्यों? क्योंकि ये एक दंतुर लिगंड है। अमोनिया कैसा है बेटा? एक दंतुर लिगंड है। ठीक है बेटा। ठीक है सर, ओके। चलिए आ जाइए बेटा, आगे बात करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ क्लोज कर दीजिए, मैंने ये भी बता दिया। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय परमाणु। अच्छा अभी यहीं पे है। हाँ हम लोग बात कर लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लिगेंड की। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगेंड की। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लिगंडों के प्रकार की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? लिगंडों के प्रकार की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिगंडों के प्रकार या दंतुरों के प्रकार, हिंदी में दंतुर कहा जाता है तो दंतुर ही लिख देते हैं। अगर हम बेटा दंतुरों के प्रकार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये कई तरह के होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक दंतुर। फर्स्ट नंबर पे हम लोग लिखेंगे एक दंतुर, यूनिलिगेंड जिसको कहते हैं। एक दंतुर की अगर आप बात करते हो तो बेटा एक दंतुर का मतलब ये होता है, एक दंतुर का मतलब ये होता है कि जो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर एक ही उपस्थित है, अगर एक ही उपस्थित है तो वो सिर्फ एक ही दंतुर की संख्या देगा, सिर्फ एक ही दंतुर की संख्या देगा। यानी कि उसका उपसह संयोजन संख्या कितनी आएगी? एक ही आएगी। यानी कि अगर सीधे सीधे बात करना चाहें एक दंतुर के लिए तो एक दंतुर वे आयन अथवा अणु होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यानी कि उपसह संयोजन मंडल में एक उपसह संयोजन संख्या देते हैं। कितना देते हैं बेटा? एक उपसह संयोजन संख्या देते हैं। ठीक है बेटा। कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हैं? इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा तो क्लोरीन आयन होता है, पानी होता है H2O, और अमोनिया होता है। ठीक है बेटा, अमोनिया हमने लिख दिया, इटसेट्रा कर देते हैं। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विदंतुर लिगंड की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? हम लोग बात करेंगे बेटा द्विदंतुर लिगंड की। जब हम बेटा द्विदंतुर लिगंड की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, द्विदंतुर लिगंड की बात करते हैं, एक दंतुर लिगंड, द्विदंतुर लिगंड, एक दंतुर हो गया। द्विदंतुर लिगंड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा कि उपसा ऐसे आयन अथवा अणु जो उपसह संयोजन मंडल में उपसह संयोजन संख्या 2 देते हैं। कितना देते हैं बेटा? 2 देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? द्विदंतुर लिगंड। क्या कहते हैं बेटा? द्विदंतुर लिगंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन हो जाएगा C2H4, सॉरी H4 कह रहा हूँ, C2O4 पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव कितना हो जाएगा बेटा? इस पे नेगेटिव हो जाएगा 2। ठीक है, इसको ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। और कौन होता है बेटा? एक होता है इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। क्या होता है बेटा? इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम बात करें CH
डबल बॉन्ड CH और इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ एक अमीन जुड़ेगा और इसके साथ भी एक अमीन जुड़ेगा। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो इसका नाम होता है इथाइलिन 1,2 डाइमीन। क्या नाम होता है बेटा? इथाइलिन 1,2 डाइमीन। मैंने आपके सामने द्विदंतुर तक लिख दिया है। अब तीसरे दंतुर की बात करते हैं तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। आ जाइए बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं क्लीन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरे टाइप के लिगेंड की। तीसरे टाइप के लिगेंड की बात करें तो तीसरा टाइप का लिगेंड हम लोग लिख देते हैं बहुदंतुर लिगेंड। अरे यार, इसको मोटा करना पड़ेगा मुझे, चल मोटा हो जाओ। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा बहुदंतुर लिगेंड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बहुदंतुर लिगेंड की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुदंतुर लिगेंड की बात करते हैं बेटा तो बहुदंतुर का मतलब ये होता है कि जो कई सारे आयन, यानी कि जो कई सारे उपसह संयोजन संख्या देते हैं उनको बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो होता है, क्या होता है बेटा? NEDTA, जिसको NEDTA, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। क्या कहते हैं इसको बेटा? इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। अगर इसकी संरचना की बात करें बेटा, फार्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा N, बाहर लिखो CH2 NH2 का होल थ्राइस होता है। ठीक है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, ठीक है बेटा। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुदंतुर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं एमार्फस लिगेंड। क्या बात करते हैं बेटा? एमार्फस लिगेंड, यानी कि पॉलीमार्फ या एमार्फस लिगेंड कहते हैं। एक मिनट, पॉलीमार्फ नहीं, अगर हम बात करना चाहें तो इसको हम लोग सीधे सीधे हिंदी में बोलते हैं उभय दंतुर, और उभय को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा एमॉर्फस। हाँ, एमॉर्फस ही बोल, नहीं, एम्फीडेंट कहा जाता है, एम्फीडेंट लिगेंड कहा जाता है। सॉरी बेटा, एमॉर्फस नहीं है, मैं तो वहाँ क्रिस्टल पे पहुँच गया था। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें बेटा तो हम लोग बात कर रहे हैं उभय दंतुर लिगेंड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? उभय दंतुर लिगेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उभय दंतुर लिगेंड का इंग्लिश भी नाम लिख देते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसको कहते हैं एम्फीडेंट लिगेंड, एम्फीडेंट लिगेंड कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम एम्फीडेंट लिगेंड की बात करें बेटा, जब हम एम्फीडेंट लिगेंड की बात करते हैं, उभय दंतुर लिगेंड की बात करते हैं, तो ये अपने किसी भी तरफ से जुड़ सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे बात करें दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं। ये किसी भी तरफ से जुड़ सकते हैं बेटा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल पे तो एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, जैसे आपको दिया गया है NO2 पे नेगेटिव और आपको दिया गया है Cn नेगेटिव, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ई वाले अगर हम दंतुर की बात करते हैं तो ये जो होता है बेटा, ये जो होता है ना, ये होता है कौन सा दंतुर होता है बेटा? ये होता है उभय दंतुर। यार, ये उभय दंतुर होता है, यानी कि नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। इसकी बात करें तो ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, यानी कि जो दोनों तरफ से जुड़ने की क्षमता रखते हैं उनको उभय दंतुर लिगेंड कहा जाता है। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिगेंडों के प्रकार बता दिया। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया है। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा हम लोग। बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 1 नंबर का होता है बेटा। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? ये होता है आपका 1 नंबर का। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, ये हमने संकुल संरचना मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, संकुल संरचना मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये संकुल संरचना
अब जब हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग जब हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, जैसे हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, जब ये आएंगे तो उसमें भाई हम लोगों को लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए हम लोगों को क्या कर लेना पड़ेगा, हम लोगों को उस टॉपिक को पढ़ लेना पड़ेगा। इसको हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, हमें अभी क्वेश्चंस भी कराने हैं, यानी कि अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए बात कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है? उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता, इसको आपको बताना है। कौन नहीं बनाएगा बेटा उपसह संयोजन यौगिक? क्रोमियम तो बनाएगा, कोबाल्ट भी बनाएगा, ठीक है, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव, क्रोमियम पे 2 पॉजिटिव, पर ये नहीं होगा, सोडियम वाला नहीं बनेगा, ठीक है। अगर क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है भाई साहब, कोबाल्ट भी बन सकता है, सोडियम का नहीं बनेगा ना बेटा, हाँ सोडियम का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, यह लिगेंड त्रिदंतक है, यानी कि अगर हम बात करें कि ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ट्राइडेंटेट, यानी कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा बहुदंतुर लिगेंड, उसी को कहते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो यहां पे कौन हो जाएगा, ये क्या लिखा है, पायरिडीन, डाइन नहीं, त्रिदंतुर लिगेंड, डीएमजी, एसीएसी, ये संरचना दिया गया है कि ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये तो 2 बन सकता है, ये त्रिदंतुर बन सकता है। पायरिडीन की अगर हम बात करें तो पायरिडीन नहीं है, डाइइन, हाँ ये बन सकता है। 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं बेटा, 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, ये त्रिदंतुर लिगेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुदंतुर लिगेंड जिसको कहते हैं। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट इस धनायन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट इस धनायन से संयोग कर बनाता है, क्या कह रहा है यार, किलेट, क्लाथरेट, असमानुपाती यौगिक, बहुलक, ठीक है। यानी कि ये सब यार मुझे पढ़ाने नहीं दिया गया, ठीक है, ये सब मुझे पढ़ाने नहीं दिया गया है, इसकी हम अगले क्लास में बात कर लेंगे बेटा, इन सारी चीज़ों की हम लोग अगले क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है, तब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। यानी कि इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट इस धनायन से संयोग कर बनाता है, यानी से आपसे पूछ रहा है चीलेट बनाएगा, क्लाथरेट बनाएगा, असमानुपाती यौगिक बनाएगा, बहुलक बनाएगा, इन सारी चीज़ों को मुझे नहीं पढ़ा देने गया है, ये बहुत बेशर्म वाली बात है, अगर हम बात करें बहुत शर्म की बात है बेटा, ठीक है, क्योंकि एक टीचर की अगर हम बात करें तो भावना से खेला जाता है कभी कभार, पर हम अगर बात करें अपने से कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैंने आप लोगों को आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया उसको मैं बता देता हूं, और जो जो टॉपिक बचे हैं उनको हम लोग अगले कक्षा में डिस्कस कर लेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं बेटा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बता दिया, उपसार संयोजन यौगिक के बारे में बताया, दूसरा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि किसको क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। फिर तीसरा मैंने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। फिर चौथा मैंने बताया कि उपसह संयोजन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको बताया। फिर पांचवा मैंने बताया कि लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं, लिगेंडों के प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, बाकी बिना इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाए इसे क्वेश्चन पे टिक भी कर दूं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा और आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे कि सर, मतलब आपका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट ही ऐसे टिक करके आप चले जा रहे हो, ठीक है बेटा। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी मतलब ये होता है कि जैसे जॉब होती है ना, तो मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, ठीक है बेटा, बिना आदेश के मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी क्वेश्चन जो बताया जाता है वो सारी कुछ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ अच्छे से। और दूसरी रही बात कि अगर हम बात करें कि हमें ये क्वेश्चंस कहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिल सकता है और कहाँ से हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं, तो आप लोग राजीव क्वेश्चन बैंक को मार्केट से खरीद सकते हो या फिर ऑनलाइन जा करके आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है सर।
अब आप लोगों को मैंने इतना पढ़ाया आज के लेक्चर में, बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय। ठीक है बेटा।